वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एहोलिकन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में मास्टर बोथ फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट में पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में पूरा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। वहाँ पे मैंने सॉलिड एंगल बताया, प्लेन एंगल बताया और भी बहुत सारे बताया, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बहुत सारी चीज़ें बताए हैं। तो आप लोग उसको जाके पहले देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देखिए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। और आगे के और भी चैप्टर्स आएंगे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले आपको डू यू नो बता देता हूँ। तो डू यू नो, तो ये आपको मैथ्स 1 में भी आपको बताया होगा, या मैं बता दूंगा आपको मैथ्स जब लेक्चर लूँगा। द रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क है आपको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ अच्छे से। द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जो पाई होता है, पाई रेडियन होता है जो, उसको हम कहते हैं 180 डिग्री बराबर होता है। यानी कि जो 1 रेडियन है 180 बाई पाई होता है, क्योंकि यहाँ रेडियन है और पाई उस तरफ आ जाएगा 180 की तरफ, तो पाई डाउन में आ जाएगा। तो 180 ऑन पाई 1 रेडियन के बराबर होता है, और पाई क्या है 3.141 पाई होता है। तो अब उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 57.297 डिग्री होता है। यानी कि 1 रेडियन कितना होता है 57.297 डिग्री। वैसे ही 1 डिग्री कितना होता है, कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री जो होता है पाई बाय 180 होता है। तो उसको हम करेंगे डिवाइड, तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन होता है। और एक और चीज़ आपको नॉलेज के बता दूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 2.91 10⁻⁴ रेडियन होता है। और उसका और सम ये सब है, तो मैथ्स 1 में आपको मैं बता ही दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते ही आपको पता चल गया होगा रेडियन जैसे के बारे में क्या क्या रहता है। तो चलिए मेजरमेंट लेंथ देखेंगे। मेजरमेंट लेंथ में मेजरमेंट ऑफ लास्ट डिस्टेंस देखेंगे हम। तो मेजरमेंट लास्ट डिस्टेंस में देखेंगे, सबसे पहला है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है, डिफाइंड एज अपैरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑब्जर्वर। तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जहाँ पे मैंने ये पॉइंट किया, और ये यहाँ से एक बार देख रहे हो, एक ऑब्जर्वर 1 है और ऑब्जर्वर 2 है, तो दोनों इस जगह को देख रहे हैं। तो जब जगह चेंज होगा तो उसका एंगल भी कुछ चेंज होगा, तो उसी एंगल को हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो ये जो यहाँ का जो थीटा है उसको कैसे पता करें कि कितना एंगल चेंज हुआ है, तो आपको पता होगा ये एक तरह से सर्कल की तरह है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है ऑब्जर्वर। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक तरह से सर्कल की तरह बना रहा है ये। तो सर्कल का जब यहाँ पे थीटा निकालना है तो थीटा क्या होता है, रेडियस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क यहाँ पर क्या है बी है और रेडियस क्या है डी, देख सकते हो आप लोग, आर्क क्या है बी है, स्मॉल बी, और रेडियस डी है। तो रेडियस अपॉन आर्क थीटा होगा। तो आपको समझा अच्छे से। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट भी उसी की तरह है। मान लीजिए यहाँ से 2 लोग देख रहे हैं, उनका एक डिस्टेंस है, और यहाँ पे वो थीटा हम लोग को पता करना है, उसका साइज के हिसाब से थीटा पता करना है। तो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस जो सॉलिड एंगल में हमने देखा था, तो बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन डी होता है थीटा। ये आपको बहुत ईजी समझाएंगे आपके इसके ऊपर। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, वो पहले क्या मेजर के लिए एक आइटम और मॉलिक्यूल्स होते थे। स्मॉल डिस्टेंस जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, बहुत सारी चीज़ें जो स्मॉल उनको हम बहुत सारे अपैरेटस नहीं देख सकते, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज, इन सब से नहीं देख सकते। भले ही उस स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए है, पर इन सब से हम एटम मॉलिक्यूल्स ये सब को स्मॉल डिस्टेंस को हम नहीं पता कर सकते, उनका मेजर नहीं कर सकते हम। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रॉन के साइज़ को। ये आपको समझा होगा अच्छे से। क्या है मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसमें हम यहाँ पे मेज़र करने के लिए एटम मॉलिक्यूल को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से नहीं कर पाते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप और टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटम्स को मेज़र करने के लिए। ये आपको अच्छे समझा होगा। उसके बाद देखते हैं कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको एसआई यूनिट ये सब बताया था, FPS MKS बहुत सारी डिटेल में। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल के एसआई यूनिट, तो इसको कैसे करते हैं, तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट बाय इट्स सिंबल। तो उसका जो यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसके सिंबल से मेजर दिखाया किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 20 है फोर्स का वैल्यू, तो वहाँ पे उसका यूनिट से सिंबल से दिखाया जाता है। यहाँ की ना कि आप यहाँ पे लिख दोगे न्यूटन, न्यूटन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप सिर्फ सिंबल लिखोगे। ये आपको पता है तो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जब आप कहीं फुल नेम लिखते हो यूनिट का, आप जहाँ जरूरत रहता है तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखें, चाहे वो किसी पर्सन का ही नाम क्यों ना हो। जैसे कि 1 न्यूटन, 1 जूल, बहुत सारे ऐसे हैं, कैल्विन है। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल। जैसे कि अगर आप यूनिट लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे न्यूटन था, 20 न्यूटन, तो न्यूटन यूनिट किसने पाठ किया? सर न्यूटन ने। तो उनका न्यूटन का जो सिंबल है वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि एन आफ्टर साइंटिस्ट न्यूटन, बहुत सारे हैं, के आफ्टर साइंटिस्ट कैल्विन, तो इस टाइप से है। उसके बाद सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जो अगर सिंबल यूनिट का लिख रहे हो, जैसे 20 न्यूटन लिख रहे हो, तो उसको नाम 20 न्यूटन फुल फॉर्म में नहीं लिखोगे, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया। और ना आप उसमें प्लूरल फॉर्म लिखोगे, जैसे कि न्यूटन है तो न्यूटन्स बना दोगे, ये नहीं, आपको सिर्फ एन लिखना है इस टाइप से। ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसके 4 पॉइंट, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। तो कोई भी यूनिट जो रहता है सिंबल, उसमें फुल स्टॉप आप नहीं लगाते एट द एंड ऑफ रिकमेंड लेटर। तो रिकमेंड लेटर के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाते यूनिट के। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जाम्पल द एसआई यूनिट ऑफ एक्सल एसआई इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है उसको एक रेशियो में लिखा जाता है, ना कि जैसे कि आप यहाँ लिख दोगे मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से नहीं लिख सकते आप। तो मीटर पर सेकेंड लिखिए तो मीटर सेकेंड इनवर्स लिखिए, एक ही बार में लिखो आप। उसके बाद यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। यानी कि बहुत सारी फिजिकल यूनिट को कंबाइन मत करो। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो जूल पर केजी केल्विन, यानी कि कंबाइन जब करते हो आप यूनिट को, तो एक साथ सिर्फ उनके सिंबल्स को लिखना है। ये नहीं कि एक बार आप फुल फॉर्म लिखोगे उसके किलो केल्विन स्मॉल में, तो यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं चलेगा, आपको नॉर्मल सिर्फ जूल लिखना है। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ेंगे हम। तो मेजरमेंट ऑफ मास क्या है? तो मास आपको पता होगा, मास यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ना उस पर कोई वेट का कुछ होता है, उससे वेट की वजह से कोई चेंजेस नहीं होता। हर जगह एक ही मास जो रहता है हर जगह सेम रहता है, पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। सिंस 1889 अ किलोग्राम वाज द मास ऑफ शाइनी पीसेस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट इन अ स्पेशल ग्लास। तो जो किलोग्राम होता था मास का, एक शाइनी पीस में होता था, जैसे प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट होता था उस स्पेशल ग्लास में, केस एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मास। तो वो वेट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मास की मदद से होता था। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये डिफाइन नहीं किया जा सकता एक तरह से। नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं तो वो एकदम बराबर डिफाइन नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो ये जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ना उस पर कोई टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर का उस पर हम ना उसको पता कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर से उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते, ना उससे प्रेशर पे उसके ऊपर कोई चेंजेस होते हैं, ना उसके लोकेशन से चेंज होता है। यानी कि जितना अगर 5 kg मास है अर्थ पे, तो मार्स पे भी 5 kg मास ही रहेगा। वेट की अलग बात होती है, वेट चेंज हो सकता है, पर मास उसका जो रहता है वो उतना ही रहेगा। यानी कि एक बॉल लिए आप, तो बॉल अर्थ पे रखे तो वो ऐसे ही रहेगा, अगर मास में जाके रख दोगे तो वैसे ही रहेगा। और जो इसका मास का एसआई यूनिट होता है उसको हम किलोग्राम में करते हैं, देखते हैं। और एक फंडामेंटल यूनिट भी है ये किसी भी डिपेंड नहीं होता। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम केप्ट इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मास। तो ये प्रोटोटाइप जो किलोग्राम है वो केप्ट रखा गया था इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मास मेजर्स की मदद से। वाइल डीलिंग विद मास ऑफ ए एटम एंड केजी इज एन इनकम्युनिट यूनिट। तो जब हम किलोग्राम, तो हम मास को जो देख नहीं सकते, एटम और मॉलिक्यूल का जो मास रहता है हम किलोग्राम में तो देखने से वो इनकम्युनिट यूनिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते थे। इसके लिए उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में हम कर देते हैं। द मास ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल्स मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि उसका एक अलग से यूनिट होता है, जो एटम और मॉलिक्यूल के जो मास हम उसका कैलकुलेट करते थे, मेजर करते थे, उसको AMU से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये लोग अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए, बोलना नहीं है आपको। इट विल बी ईजी टू कंपेयर मास ऑफ एनी एटम इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड यूनिट।
एटम विच हैज़ बीन डिसाइडेड इंटरनली टू बी C12 एटम। तो अब इजी हो गया था ये कंसेप्ट, कंपेयर मास को एटम को, जो मास को ये कंपेयर करना था उनके स्टैंडर्ड एटम से। तो बहुत इजी हो गया था कि 1 एटॉमिक यूनिट है उसको मास की दूसरे एटॉमिक यूनिट से चेंज में कितना चेंजेस से कंपेयर करने में बहुत इजी हो गया था। और एक और चीज़ बता दूँ, 1 AMU इक्वल टू 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यानी कि एक एटॉमिक मास इतना स्मॉल क्वांटिटी में होता है, एकदम स्मॉल होता है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम बहुत इजी है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो टाइम का जो SI यूनिट होता है सेकेंड होता है। टाइम का कौन SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, ये आपको पता ही है। फॉर मैनी ईयर्स ड्यूरेशन 1 सोलर डेज वॉज कंसिडर्ड एज रेफरेंस। तो एक ड्यूरेशन था सोलर डे का, वो एक रेफरेंस के लिए रखा था। जैसे कि एक मीन सोलर डे होता है, एवरेज टाइम टेबल 1 नून का, यानी कि एक दिन का, एक नून से दूसरे दिन का। तो एवरेज ड्यूरेशन एक दिन का होता था 24 आवर्स, और एक घंटा होता था 60 मिनट का, और एक मिनट होता था 60 सेकेंड का। तो यानी एक मीन सोलर डे कितना होता है? 86,400 सेकेंड्स का होता है। यानी कि आपका जो 24 आवर्स है उसको हम कैलकुलेट करें तो 86,400 सेकेंड्स है आपके पास। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में बताया। मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए कि पार्ट 3 भी जल्द आने वाला है। और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिए। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीडी हैं, उनको बहुत सारे लेक्चर्स की जरूरत है, कोचिंग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हेल्प हो पाएगा। थैंक यू।